नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम अशोक गहलोत के साथ, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी 2014 से पहले कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी के राज में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, हाईवे का टोल टैक्स, ये सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 में नरेंद्र मोदी के भाषण का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि तब मोदी ने कहा था कि आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए भी तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है कि महंगाई के लिए एक शब्द बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात को रोता है, मां आंसू पीकर सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाएं तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए गए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया गया है ये याद करके जाइएगा। वहीं राजस्थान के जोधपुर में रमजान पर निकाले गए विवादित बिजली आदेश से एक व्यक्ति इतना ज्यादा खफा हो गया कि सीएम अशोक गहलोत को धमकी दे डाली है। इस युवक ने सोशल मीडिया के जरिए सीएम को लेकर एक धमकी भरा पोस्ट किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राकेश सिंह शेखावत 47 साल का बताया जा रहा है, जो कि सीकर का रहने वाला है और जोधपुर की एक फैक्ट्री में काम करता है। दरअसल मंगलवार को उसने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर लिखा कि कोई राजपूत जिंदा हो जो मुझे रिवॉल्वर दे सके, गहलोत को सबक सिखाना है। आरोपी की इस पोस्ट के वायरल होने के बाद से ही रातानाड़ा थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी राकेश ने पुलिस से कहा कि सरकार को दिवाली नवरात्र पर बिजली कटौती को लेकर कोई चिंता नहीं होती है, रमजान में बिजली नहीं कटनी चाहिए। इस तरह का आदेश देकर उसे गुस्सा आ गया और सोशल मीडिया पर यह पोस्ट उसने किया। उसने ये भी कहा कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मेरे पास तो कोई हथियार है भी नहीं। तो वहीं पुलिस थाने में जब मिली जो जानकारी के अनुसार शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया है कि राकेश ने शराब के नशे में ये टिप्पणी कर दी थी। उसने ये भी बताया कि नवरात्र और दीपावली पर बिजली कटौती होने से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, रमजान महीने में बिजली कटौती नहीं करने का आदेश जारी करते हैं। ऐसे में उसे गुस्सा आ गया और सोशल मीडिया पर उसने ये टिप्पणी कर दी। और इसी के साथ ही गहलोत कैबिनेट के राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुमोदन के बाद अब प्रदेश में फिल्म शूटिंग को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में अधिक से अधिक फिल्में शूट हो सकेंगी, जिससे स्थानीय कलाकारों को भी बड़े पर्दे पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सकता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि देश में शूटिंग लोकेशंस में राजस्थान पहले से ही बॉलीवुड की प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है। ऐसे में कई फिल्में हैं जो राजस्थानी पृष्ठभूमि पर और कहानियों को लेकर बनाई गई हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक कैबिनेट की बैठक हुई, जहां राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी देने के साथ ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का अनुमोदन कर दिया है। तो वहीं कैबिनेट के इस निर्णय के बाद से अब राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फिल्मों से जुड़े विविध क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ कला और संस्कृति के संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही फिल्मों के माध्यम से राजस्थान के पर्यटन स्थलों का देश और दुनिया में प्रचार और प्रसार भी होगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा राज्य रहा है। यहाँ के विश्वविख्यात किले, महले और हवेलियों में मरुस्थल, अभयारण्यों समेत कई ऐसे विभिन्न लोकेशंस हैं जिन पर फिल्म्स की शूटिंग की जाती रही है और फिल्म निर्माता यहां पर आने के लिए भी हमेशा ही तैयार रहते हैं। इस नीति के माध्यम से अब राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड्स और नगद पुरस्कार के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ और अनुदान भी दिए जाने का प्रस्ताव किया गया।
आपको बता दें कि इस बैठक में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज समेत सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना किए जाने का निर्णय किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क ओपीडी और आईपीडी उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। और रमजान में बिजली कटौती नहीं करने के आदेश पर हुए विवाद और फिर करेक्शन निकाले जाने के बाद अब ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि रमजान नहीं बल्कि होली, दीपावली, नवरात्रा और शिवरात्रि में भी बिजली विभाग बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करता है। जब से हमारी सरकार ने बजट में 100 यूनिट उपभोग पर 50 यूनिट तक फ्री बिजली, दिन में कृषि बिजली, 8 साल के पेडिंग कनेक्शनों और 2 साल में उपलब्ध करवाने जैसी तमाम घोषणाएं की हैं, तभी से बीजेपी और पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। ये बार बार बिजली को लेकर झूठ फैलाते हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बढ़ती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे। तो वहीं भाटी ने आगे ये भी कहा कि बिजली विभाग अति आवश्यक सेवाओं वाला विभाग है। हमारे बिजली कर्मचारी हर मौसम, हर त्योहार और हर कोरोना महामारी जैसे दौरान कई समय पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, जिससे आम लोगों को अधिक से अधिक समय पर बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। त्योहारों की बात की जाए तो होली, दीपावली, ईद, प्रकाश पर्व और क्रिसमस, नववर्ष जैसे तमाम त्योहारों पर कई दिनों पहले ही विभाग पूरी तैयारियां करता है कि इन खास मौकों पर बिजली आपूर्ति में कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन अगर कोई तकनीकी परेशानी आ जाती है तो उसे जल्द से जल्द दूर भी किया जा सकता है। तो वहीं करौली शहर में नव वर्ष की जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ और जो पथराव किया गया और आगजनी तोड़फोड़ को लेकर तनाव बढ़ा, बाद में यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। गुरुवार को कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे की ढील रही। हालांकि इंटरनेट सेवा अभी भी ठप रही है। कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील के बाद से आमजनों को राहत जरूर मिली है, लेकिन खरीदारी के लिए सुबह 9 बजे ही बाजारों में लोग निकल पड़ते हैं, जिससे पिछले 5 दिन से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और वो सन्नाटा अब खत्म हो गया है करीब 2 घंटे के लिए। तो वहीं कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील के बाद अब 6वें दिन चहल पहल में बदलाव नजर आया। इस छूट अवधि में सब्जी, फल और किराने की दुकानें, दूध की डेयरी और पेट्रोल पंप भी खुले रहे। इसके साथ ही गैस एजेंसियों द्वारा गैस सिलेंडर की सप्लाई भी हुई, जबकि इनके अतिरिक्त बाकी गतिविधियों पर प्रतिबंधन यथावत रहा और प्रशासन ने कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी है। लेकिन वाहनों को बाजारों में अंदर क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया। ना तो चौपहिया वाहनों को प्रवेश दिया गया और ना ही दोपहिया वाहनों को बाजारों में जाने दिया गया। हालांकि 2 घंटे की ढील के बाद से राहत मिलने की वजह से लोगों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने की शिकायत की और प्रशासन से इस पर लगाम लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना के बाद कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर 7 अप्रैल तक शहर में कर्फ्यू लागू किया गया था। ऐसे में नगर परिषद क्षेत्र करौली में कर्फ्यू में गुरुवार को सुबह 9 बजे से सुबह के 11 बजे तक की छूट दी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में आरएएस अफसर लगाए गए हैं और कर्फ्यू में ढील के मद्देनजर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। साथ ही आईजी बीएल मीना, कलेक्टर राजेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर मनोज रजेरिया और एसपी शैलेंद्र सिंह बाजारों का दौरा कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते नजर आए। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सब कुछ सामान्य है। कर्फ्यू अवधि के सवाल पर जिला कलेक्टर ने कहा कि आज के माहौल और फीडबैक के बाद आगे का निर्णय किया जाएगा। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उदयपुर और अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर ट्रेलर और ट्रैवर्स बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं और बस में पशुपालन विभाग के 28 कर्मचारी मौजूद थे, जो कि जयपुर में धरने में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। दरअसल खेरवाड़ा उपखंड क्षेत्र के पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारी जयपुर के विभाग द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद वो अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 8 पर सुबह को करीब 5 बजे ट्रैवलर्स बस में आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अंदर फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया।
बता दें कि बस के आगे का हिस्सा ट्रेलर में पूरी तरह से पिचक चुका था। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और थानाधिकारी रामेश चंद्र परमार और उनकी टीम ने सभी घायलों को प्रसाद सीएचसी भिजवाया है। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उदयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल 1 दर्जन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जिले में शराबी युवक ने जमकर उत्पात मचाया। बाजार में दरअसल ये युवक एक तलवार लेकर आया और हर किसी को डराने लगा। इतना ही नहीं बल्कि पकड़ने गई पुलिस को भी इसने तलवार से डराया और पुलिस ने आरोपी शराबी को लोगों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में पुराने लेन देन को लेकर इस सिरफिरे शराबी ने पहले तो अपने पिता से मारपीट की, फिर गुस्से में घर से नंगी तलवार लेकर निकल गया और रास्ते में लोगों को डराता और धमकाता रहा। कुछ राहगीरों को थप्पड़ भी मारा गया और उनसे शराब पीने के लिए इसने पैसे मांगे। तो वहीं इस बवाल के बाद पहुंची पुलिस ने शराबी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, हेड कांस्टेबल और जवान के सामने भी इस शराबी ने हवा में तलवार घुमाई। ये बोलता हुआ दिखाई दिया कि आगे मत आना, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घेराबंदी की, तब जाकर इस आरोपी शराबी को काबू में किया गया। मामला कुशलगढ़ थाने के करमदिया गांव का है। फिलहाल थाने में एचसी राजेंद्र कुमार ने बताया है कि वो जवान भुवनेश्वर के साथ गश्त पर थे कि तभी दोपहर में निशावट बांसवाड़ा बड़ी टिमेड़ा बड़ा होते हुए वो करमादिया गांव पहुंचे। तभी देखा कि आम रास्ते पर खड़ा हुआ ये शख्स नंगी तलवार को लेकर लोगों को डरा और धमका रहा था। उससे पूछताछ की गई तो वो पुलिस के सामने तेजी के साथ हवा में तलवार लहराने लगा। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि इस आरोपी शादीशुदा है और उसके 2 बेटे हैं। उसके पिता के साथ रुपयों को लेकर पुराना विवाद था। इसी के चलते उसने शराब पीकर पिता के साथ मारपीट भी की और आरोपी के खिलाफ फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नागौर से खबर सामने आई है, जहां संत नानक दास महाराज पर बुधवार की देर रात को 2 हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया है। आपको बता दें कि नागौर से संत नानक दास महाराज पर बुधवार की देर रात को 2 हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना करीब रात के 11 बजे की बताई जा रही है, जब संत नानक दास बीजेपी के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे कि तभी बीच रास्ते में अचानक उन पर यह हमला किया गया। बदमाशों ने इस दौरान पिस्तौल भी तान दी और आपको बता दें कि ये घटना जायल क्षेत्र की बताई जा रही है। बहरहाल बुधवार को महाराज जायल स्थित गणेश चौक में बीजेपी के सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती महोत्सव के लिए कार्यक्रम हुआ था आयोजित, जिसमें शिरकत करने के लिए संत कबीर आश्रम बाड़ी खाटू लौट रहे थे। तभी वहां पर बोलेरो सवार 2 हमलावरों ने नानक दास महाराज पर जानलेवा हमला कर दिया है। तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर जायल सीओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे। संत नानक दास को उन्होंने बताया है कि बीच रास्ते में ही उनकी कार के आगे बोलेरो गाड़ी को रोक दिया गया और रास्ता रोक दिया गया। इसके बाद एक हमलावर लठ लेकर नीचे उतरा और कार पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरा हमलावर अपने हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद ही वहां पर वो भी कार के पास आया और पिस्तौल तान दी। इस दौरान महाराज ने कार को अंदर से लॉक कर दिया और साथ ही गाड़ी में वो बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद उनके समर्थक पहुंच गए। काफिले को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं जायल एसएचओ सुरेंद्र पुनिया ने ये जानकारी दी है कि नानकदास महाराज की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। बता दें कि संत नानकदास महाराज का जन्म बड़ी खाटू के धीजपुरा गांव के एक दलित समुदाय के किसान परिवार में हुआ था। इसके बाद वो बड़ी खाटू स्थित कबीर आश्रम के महंत देवीदास महाराज के पास रहने लगे थे। नानकदास महाराज के आश्रम में पहले भी 27 जून 2021 को हमला किया गया था, लेकिन तब महाराज वहां नहीं होने से बच गए थे। तो वहीं इनके आश्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद समेत कई बड़ी शख्सियत भी आ चुके हैं। संत नानकदास केंद्रीय टी बोर्ड के एक मेंबर भी रह चुके हैं। और आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है।
और कहा यह जाता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए आज के इस पावन दिन मां कात्यायनी से जुड़ी विशेषताएं समझते हैं। देवी के 9 रूपों में से एक है मां कात्यायनी, जिनसे जुड़ी कई कथा कहानियां पुराणों में सदियों से देखी जा सकती हैं। मां कात्यायनी मां दुर्गा के स्वरूपों में से एक है, ये तो हम सब जानते हैं। पर देवी को कात्यायनी नाम से क्यों जाना जाता है, क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बता दें कि देवी कात्यायनी के नाम और जन्म से जुड़ी एक कथा प्रसिद्ध है। कथा अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके बेटे का नाम ऋषि कात्य था और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ था। मान्यता है कि देवी कात्यायनी का जन्म देवताओं और ऋषियों के जन्म के कल्याण के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में कन्या के रूप में हुआ था और महर्षि कात्यायन के घर पर ही देवी का लालन पोषण हुआ। तो वहीं कहा यह भी जाता है कि एक समय था जब समय संसार के अनुसार महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तब उसके विनाश के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज और प्रताप के अंश से देवी का जन्म हुआ और तभी ऋषि कात्यायन ने दुर्गा माँ की कठिन तपस्या पूजा और आराधना की और देवी से उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके बाद देवी ने उनकी यह मनोकामना स्वीकार करते हुए उनके घर में जन्म लिया। आपको बता दें कि अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को देवी रूपी कन्या के जन्म के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा की थी। फिर दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। साथ ही आपको बता दें कि देवी की पूजा सिर्फ इसलिए नहीं की जाती, बल्कि एक मान्यता ये भी है कि कुंवारी लड़कियों के लिए देवी कात्यायनी की पूजा फलदायी होती है और उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और कथा काफी प्रसिद्ध है, जो जुड़ी है ब्रजमंडल से। क्या आप जानते हैं कि देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है? दरअसल गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी, इसलिए विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति मां कात्यायनी की कृपा से प्राप्त होता है। साथ ही आपको बता दें कि ज्योतिषी और बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। साथ ही शुक्र और बृहस्पति दोनों देवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। तो वहीं अब आपको बता दें कि मां कात्यायनी के शहद अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र से अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होता है। कहा यह भी जाता है कि ऐसा करने से आपका प्रभाव बढ़ेगा और कार्यार्पण क्षमता में भी वृद्धि होगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।